हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से हमारे इस नया वीडियो में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एवोल्यूशन के लेक्चर नंबर 1 कवर किए थे, जिसमें हमने उसमें कुछ बेसिक टर्म बताए थे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एवोल्यूशन के लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो हम लोग जान लेते हैं मिलर और यूरी एक्सपेरिमेंट। यानी मिलर और यूरी ये है कौन? यानी ये दोनों एक बायोलॉजिस्ट थे जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में ये दोनों एक इक्विपमेंट लेते हैं। उस इक्विपमेंट में ये लोग यहाँ पर H2O फिल कर देते हैं। H2O फिल करने के बाद यहाँ पर एक हीट दिया जाता है। हीट देने के बाद जो है इस पाइप से होकर के वाटर वेपर इस चैम्बर में आ जाता है। इस चैम्बर में यहाँ पर H2O, CH4, NH3 एंड H2 होता है। इस चैम्बर में ये सब मौजूद होता है। इस चैम्बर में ये सब वाटर वेपर आने के बाद यहाँ पर इससे मिक्स्ड हो जाता है। यहाँ पर मिक्स्ड होने के बाद इस यू शेप वाले कंटेनर में आ जाता है। इस यू शेप वाले कंटेनर में आने के बाद जो सैंपल्स आते हैं उस सैंपल्स में कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स और फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, जिससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्रिएशन हो जाता है। तो अगर यहाँ पर कुछ समझने में दिक्कत आया होगा तो प्लीज़ बुक खोल के एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सेम डायग्राम वहाँ पर दिया गया है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ें बनाने के लिए मिलर और यूरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यानी नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ बनाने के लिए मिलर और यूरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो अगर यहाँ तक समझने में आ गया है तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं लेमार्किज्म। यानी लेमार्किज्म क्या है? तो लेमार्क ने जो थ्योरी दिया था उसको लेमार्किज्म बोला जाता है। also called theory of inheritance of acquired character। यानी लेमार्किज्म को theory of inheritance of acquired character भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TIAC भी लिख सकते हैं। TIAC यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है इंक्रीजमेंट इन साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी इसको कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग पैदा हुए थे तो उस टाइम हम लोग बच्चा थे, यानी हम लोग का साइज़ बहुत ही छोटा था। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होते हुए गए और हम लोग का साइज़ बढ़ता गया, इसलिए इस टॉपिक को कहते हैं इंक्रीजमेंट इन साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा पॉइंट हम लोग के पास है कॉन्शियस इफोर्ट एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। कॉन्शियस इफोर्ट एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट यानी इसको कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अगर अभी ठंडे में सर्वाइव कर रहे हैं, यानी हम लोग के पास कभी गर्मी नहीं आया है, यानी ठंडे ही में हम लोग रहते हैं, तो अगर गर्मी में हम लोग जाएंगे तो हम लोग का बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। यानी पोलर बियर वो ज़्यादातर बर्फी इलाके में रहता है, अगर हम उसको वार्म इलाके में लेके जाएं तो ऑटोमेटिक उसको वहाँ के हिसाब से सर्वाइव करना पड़ेगा और उसका बॉडी जो स्ट्रगल करेगा वो न्यू जेनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नया उसके एवोल्यूशन हो जाएगा। और फिश, अगर फिश को हम फिश पानी में होता है, अगर हम उसको पानी के बजाय ज़मीन में रखने लगे तो मे भी आगे हो सकता है कि वो पानी छोड़ के ज़मीन में आ जाए, यानी एक नया इवोल्यूशन हो जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया था। और तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। यानी इसको कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कौन सा ऑर्गन को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, उसका इफेक्ट क्या है। तो हम लोग उसको जान लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये सब जो कैरेक्टर होता है, यानी ये 3 कैरेक्टर्स जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहता है, यानी पेरेंट्स से उसके चाइल्ड्स पे और फिर उसके चाइल्ड्स पे फिर उसके चाइल्ड्स पे होते रहता है, यानी ये कंटिन्यू चलता रहता है फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन पे। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गन्स। यानी ऑर्गन्स का यूज़ अगर हम लोग करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो लॉन्ग नेक एंड लेग ऑफ जिराफ, इसको कहने का मतलब क्या है कि जब जिराफ अपना गज़ा तैयार करते थे, यानी अपना गज़ा को ढूंढते थे, तो उसको ज़मीन में इतना घास फूस नहीं था, तो उसको अपना गज़ा लेने के लिए पैर का सहारा लेना पड़ता था, यानी पैर के पत्तियों का सहारा लेना पड़ता था। और उसका पैर बहुत ही छोटा था और गर्दन भी बहुत छोटा था, तो उसको पैर को पत्तियों को खाने के लिए उसका गर्दन को और पैर को लंबा करना पड़ता था, यानी खिंचाव पड़ता था। उस तरह से इवोल्यूट होते 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 जो जिराफ का नेक और लेग जो है वो लंबा हो गया, इसलिए इस टर्म को कहते हैं लॉन्ग नेक एंड लेग ऑफ जिराफ। और दूसरा पॉइंट हम लोग के पास आता है टेल ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब इंसान एप्स हुआ करता था, यानी एप्स जब इंसान नहीं हुआ करते थे तो ह्यूमन बींग्स के बदले एप्स हुआ करते थे, उस टाइम एप्स के बाद जो है
टेल था और आहिस्ता-आहिस्ता इवोल्यूट होते-होते इंसान के पास जब इंसान बन गया तो इंसान के पास टेल नहीं था, इसलिए बोलते हैं टेल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेंगे यानी पॉइंट पढ़ लेंगे, यानी जैसे अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई काम नहीं होता है जिस वजह से वो फ्यूचर में ख़त्म भी हो सकता है, यानी फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि अपेंडिक्स का भी जो कोई वर्क नहीं है तो आगे गायब भी हो सकता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अगर हम लोग ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं करें तो क्या होगा। तो जैसे पहले सांप के पास भी पैर यानी लेग्स हुआ करते थे, लेकिन वो सब रेप्टाइल्स की तरह चलते थे, इसी वजह से उनके लेग्स गायब हो गए। यानी वो लोग रेप्टाइल्स की तरह चलते थे, पैर होने के बावजूद सांप रेप्टाइल्स की तरह चलते थे, इसलिए उनके पास आहिस्ता-आहिस्ता इवोल्यूट होते हुए पैर गायब हो गए और अभी वो सिर्फ रेप्टाइल्स बन गए हैं। तो अगर यहाँ तक कोई भी परेशानी हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको सबका रिप्लाई मिल जाएगा। तो बचा हुआ टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।